फाइनली जुलाई 6 को मैंने अपनी जो फाइल थी वो लगा दी थी। प्राइवेट कॉलेज के अगर आप कोर्स भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो दोस्तों, कनाडा में आकर पीआर होने का सपना हर किसी का होता है। ऐसे ही मैं भी यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था 2017 में। उसके बाद विद इन 4 इयर्स मैंने अपनी पीआर जो थी वो यहाँ पे कर ली थी। सो दोस्तों, मेरी जो जर्नी है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पे आके क्या क्या किया, मैंने कौन से कॉलेज में स्टडी की, मैंने कहाँ पे काम किया एंड पीआर के बाद मेरा ट्रकिंग में कैसे हुआ। आई होप मेरी ये वीडियो आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प करेगी एंड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो अभी तक आपको नहीं पता थी। सो लेट्स स्टार्ट। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है एक प्राइवेट कॉलेज से। मैं 2017 में जब यहाँ आया था, सो मेरा जो एडमिशन था वो प्राइवेट कॉलेज में था एंड वो मेरा प्राइवेट कॉलेज का जो सेमेस्टर था वो स्टार्ट होना था फरवरी 2018 से। सो मैं 1 साल का कोर्स लेकर आया था जो कि था ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का। सो दोस्तों, जब मैंने वो प्राइवेट कॉलेज का कोर्स कंप्लीट किया था उसी बीच मुझे पता चला था कि प्राइवेट कॉलेज के अगर आप कोर्स भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते। बिकॉज वर्क परमिट आप सिर्फ डीएलआई कॉलेज का ही अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों का डीएलआई नंबर होता है। सो जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं या ब्रैम्पटन में या ओंटारियो में, वो आपको आगे जाके वर्क परमिट नहीं प्रोवाइड करते। सो अगर आप उनसे पास भी हो जाते हैं तब भी आप अपना वर्क परमिट नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में आ रहे हैं तो वो जो आपकी स्टडी है वो आपके किसी काम नहीं आने वाली। बिकॉज एट दी एंड हमने पढ़ाई के बाद अपना वर्क परमिट अप्लाई करना होता है। सो दोस्तों, जब मुझे ये बात पता चली थी, फिर 1 साल के बाद मैंने 2 साल का और एक कोर्स लिया था जो कि था मॉन्ट्रियल में। सो वहाँ के जो एक कोर्स था वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज को भी वर्क परमिट दे देते थे। बिकॉज वहाँ का एक डिफरेंट रूल था मॉन्ट्रियल का। वो ओंटारियो से 500-600 किलोमीटर दूर पड़ता है। सो उसके जो रूल्स थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे। सो वहाँ की जो मेरी क्लासेस होती थी वो होती थी सैटरडे संडे। सो पूरे वीक में फ्री होता था, इसीलिए मुझे फ़ीस वगैरह निकालने में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। सो मैंने अपनी पूरी की पूरी फ़ीस भी निकाली, फिर मैंने वहाँ पे स्टडी भी की, साथ साथ में मैंने 5 डेज़ काम भी किया। सो ऐसे करके मेरी जो जर्नी थी वो बहुत ही स्मूथ चलती रही। लेकिन वही था कि वहाँ पे जाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। बिकॉज मॉर्निंग में मेरा काम होता था सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर को 3-4 बजे तक। फिर घर में आके मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करता था, फिर उसके बाद मैं तैयार हो जाता था मॉन्ट्रियल जाने के लिए। सो अगर किसी को नहीं पता, सो ब्रैम्पटन से जो मॉन्ट्रियल की राइड है वो आपको 5 या 6 घंटे की पड़ती है। सो हम यहाँ से निकलते थे रात को 9-10 बजे एंड मैं वहाँ पे पहुँचता था सुबह के 4-5 बजे। सो वहाँ पे जाकर फिर स्टडी करनी होती थी सारा दिन। उसके बाद वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में कमरा लेते थे या वहाँ पे जाके एक होटल में कमरा लेते थे, फिर वहाँ पे सोते थे। फिर अगले दिन दोबारा क्लास कंटिन्यू करके संडे की फिर उसी दिन शाम को निकल आते थे वापस एंड फिर मंडे को रेगुलर वर्क होता था। वो भी जो एक टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। बिकॉज रेगुलर पूरे वीक काम करके उसके बाद सैटरडे संडे भी कॉलेज में अटेंड करके फिर नींद भी नहीं पूरी होती थी। सो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में काम करके। सो ऐसे करते करते मैंने फिर वो जो 2 साल का कोर्स था वो भी पूरा किया। एंड 2 साल के कोर्स से एक और बात मुझे याद आई, अगर आप ब्रैम्पटन में या ओंटारियो में कोई भी कोर्स करते हैं मॉन्ट्रियल के अलावा, सो वो 2 साल का कोर्स एज एन 16 मंथ काउंट होता है। बिकॉज जो 2 सेमेस्टर हम गिनते हैं उसको हम बोलते हैं 1 साल, लेकिन एक सेमेस्टर जो है वो 4 महीने का होता है। इसीलिए जो पूरी हमारी पढ़ाई होती है वो 16 मंथ्स की होती है, टोटल 4 सेमेस्टर की। हम बोलते हैं उसको 2 ईयर्स, लेकिन वो एक्चुअली 16 मंथ्स की होती है। सो यहाँ पे यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता था। लेकिन मॉन्ट्रियल में जहाँ मैंने स्टडी की थी वहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था। अगर वहाँ उन्होंने कह दिया कि 2 साल तो पूरे के पूरे 2 साल ही पढ़ने पड़ते थे, इसलिए मैंने वहाँ पे पूरे के पूरे 2 साल की स्टडी की थी। सो ऐसे करके जो मेरा एक तो प्राइवेट कॉलेज में 1 साल लगा, फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे 2 साल की पढ़ाई की। ऐसे करके मुझे पूरे 3 साल लग गए अपनी स्टडी कंप्लीट करने में ही। सो मैं 2017 में आया था। 2018 फ़ैब से लेके 2018 के नवंबर तक मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने 2018 के नवंबर से लेके 2019-2020 नवंबर तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई की।
सो फिर ये जो मैंने 2 साल का कोर्स किया था, ये मैंने किया था वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स, जो मैंने मॉन्ट्रियल में पढ़ाई की थी। सो इसके कोर्स के कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने अप्लाई किया था अपना वर्क परमिट। वर्क परमिट हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाता है। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वर्क परमिट के लिए हमारे पास DLI नंबर होना चाहिए, मींस आपका जो कॉलेज है वो DLI इशूड होना चाहिए, कि वो गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, वो कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं होना चाहिए, तभी आपको वर्क परमिट अप्लाई आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप प्राइवेट कॉलेज से स्टडी करते हैं सो आप वर्क परमिट का अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों मैंने प्राइवेट कॉलेज के बाद दोबारा से एक वैसे कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ से मुझे वर्क परमिट मिल सकता था। फिर एट द एंड जब मुझे सारे कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब मुझे उसकी ट्रांसक्रिप्ट मिली, ट्रांसक्रिप्ट मिलने के बाद फिर मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया। एंड वर्क परमिट का जो आने का टाइम होता है वो हर बार डिफरेंट होता रहता है टाइम टू टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने अप्लाई किया था तब जो वर्क परमिट की लाइन चल रही थी वो थी 6 मंथ्स की, मीन 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको वर्क परमिट मिल जाता है। कभी कभी ये जो टाइम लाइन है ये 4 मंथ्स की भी हो जाती है, ये 6 मंथ्स 8 मंथ्स की भी हो जाती है, डिपेंड करता है आपके उस समय टाइमलाइन क्या चल रही है। दोस्तों जिन लोगों का नहीं पता, जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो आप जो हैं वो ट्रांसक्रिप्ट लेकर बॉर्डर पर जाकर अब सीधा भी जाके वहाँ से वर्क परमिट ला सकते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, वो ये है कि जब आप वहाँ से ले आते हैं वर्क परमिट बॉर्डर से सीधा जाकर, सो तभी से आपके जो 3 साल है वो काउंट होने शुरू हो जाते हैं। एंड वहीं पे अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं सो जब तक आपका वर्क परमिट आपके हाथ में नहीं आता तब तक आपका जो वर्क परमिट का टाइम है वो स्टार्ट नहीं होता। टाइम से भी मैं आपको स्टडी से बता देता हूँ कि कितनी स्टडी करके आपको कितने साल का वर्क परमिट मिलता है। अगर आपने 1 साल की स्टडी की है, जिसे हम 2 सेमेस्टर कह देते हैं, 8 मंथ्स, सो आपको जो है वो 1.5 से लेके 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। कभी कभी 1 साल का भी वर्क परमिट मिलता है, ये भी डिपेंड करता है कि आगे ऑफिसर के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मुश्किल से आपको 1.5 साल तक का वर्क परमिट मिलता है। वहीं पे अगर आप 2 साल की स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल 16 मंथ्स की, सो आपको पूरे के पूरे 3 साल का वर्क परमिट गारंटीड मिलता है। सो जो भी यहाँ पे आने का सोच रहा है एज एन स्टूडेंट, मैं उसको यही सलाह देता हूँ कि अपनी जो स्टडी है वो एटलीस्ट 2 साल की लेकर आएँ, बिकॉज आगे आपको PR के ऑप्शंस भी ढूंढने होते हैं एंड उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 साल की स्टडी लें, जिससे कि आपको 3 साल का वर्क परमिट मिले एंड आपके पास बहुत सारा टाइम हो। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं सो जब तक आपका वर्क परमिट नहीं आता तब तक भी आपके पास पूरा का पूरा टाइम होता है। आप जैसे ही अप्लाई कर देते हैं वर्क परमिट, आप वहीं से ही अपना फुल टाइम काम स्टार्ट कर सकते हैं। एज एन स्टूडेंट आपको सिर्फ 20 आवर्स अलाउड होते हैं काम करने, उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप वर्क परमिट पे आ जाते हैं या जब आप वर्क परमिट अप्लाई कर देते हैं तब से आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, मतलब जितना आप चाहें उतना ज़्यादा काम कर सकते हैं। फिर जो वर्क की जो रिस्ट्रिक्शन होती है हमारे ऊपर वो बिल्कुल हट जाती है। इसीलिए जब भी आप कनाडा आएंगे स्टडी कंप्लीट करने के बाद, जब भी वर्क परमिट अप्लाई करेंगे तो कोशिश करें कि वर्क परमिट ऑनलाइन ही अप्लाई करें। कोई जल्दी नहीं है बॉर्डर पर जाके वर्क परमिट लाने की, बिकॉज जैसे ही आप वर्क परमिट ले आएंगे तब से ही आपके 3 इयर्स जो हैं वो स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं सो जब तक आपका वर्क परमिट नहीं आता, फॉर एग्जांपल आपका वर्क परमिट आने में 4 मंथ्स लग जाते हैं, सो जैसे जैसे वो 4 मंथ्स गुजरेंगे आपका, एंड 4 मंथ्स के बाद जब आपको वो वर्क परमिट मिलेगा तब से वो 3 इयर्स काउंट होने शुरू होंगे। सो ऐसे आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है एंड तब तक आप अपनी जॉब वगैरह मैनेज कर लेते हैं, जॉब ढूंढ लेते हैं, या अगर आपको कहीं और प्रोविंस में मूव होना है PR के लिए सो वो भी आप कर सकते हैं। सो ये तो हो गई एक बेसिक नॉलेज। उसके बाद अगर मैं अपनी बात करूँ, सो जब मैंने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया था सो मेरा जो वर्क परमिट था वो विद इन 3 मंथ्स आ गया था। मीन्स अगर मैंने नवंबर में अप्लाई किया तो जनवरी में मेरा जो वर्क परमिट था वो आ गया था। सो अब मुझे ऑप्शन ढूंढने थे PR के, जिसकी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज मैं शुरू से ही रेडी होकर चला था। पहले तो जिस वेयर हाउस में मैं काम करता था वहाँ पे मैंने एज अ जनरल लेबर स्टार्ट किया था। फिर वहाँ पे मुझे आगे जाके उन्होंने मूविंग की जॉब दे दी, फिर उसी से आगे अपग्रेड होकर मैंने फोकलिफ्ट की जॉब करी। फिर उसके बाद 1.5-2 साल के बाद मैं वहीं पे ही सुपरवाइज़र लग गया। फिर सुपरवाइज़र लगने के बाद मेरे अंदर बहुत सारी ड्यूटीज़ आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, एंड वही जो सुपरवाइज़र का जो एक्सपीरियंस था वही आगे जाके मेरे PR में भी काम आया। जो सुपरवाइज़र होता है वो नॉक B में आता है। अब ये भी डिफरेंट नॉक्स होता है, नॉक A B C। जो सुपरवाइज़र की पोजीशन होती है वो नॉक B में आती है। सो उससे जो है वो PR के पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। सो अगर आपने भी PR के पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छे बनाने हैं तो आपको नॉक B की कोई ना कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी या नॉक A
ए लेवल की कोई ना कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी जो कि मैनेजर लेवल में आ जाती है। सो मेरे पास जो थी वो नॉक बी की जॉब थी एज एन सुपरवाइज़र की। सो इसलिए मुझे वहाँ पे कोई टेंशन नहीं थी। सो मैं वहाँ पे रेगुलर काम करता रहा एंड मैंने दूसरी जगह फिर मैंने आइल्स भी देनी शुरू कर दी थी, क्योंकि आइल्स से भी आपके पॉइंट बनते हैं। जितने अच्छे आपके बैंड होंगे उतने ज़्यादा आपके पॉइंट बनते हैं। सो ऐसे ऐसे करके पॉइंट का बेस सिस्टम होता है जहाँ पे आपको नॉक्स का ध्यान रखना होता है। आपकी पोजीशन आपको पॉइंट्स दिलाती हैं, फिर उसके बाद आपकी जितनी अच्छी आइल्स में बैंड होते हैं उतने ही ज़्यादा अच्छे आपको आगे जाके पॉइंट मिलते हैं। ये सारी तैयारी करने के बाद फिर भी मुझे डाउट था कि अगर मेरे पॉइंट नहीं बने तो मुझे प्रोविंस चेंज करना पड़ सकता है। सो इसीलिए फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना ट्रक का लाइसेंस बनाया जाए, बिकॉज ट्रक के लाइसेंस से क्या होता है, अगर आप किसी भी प्रोविंस में और जाते हैं तो वहाँ पे ट्रकिंग की जॉब ईजिली मिल जाती है एंड ट्रकिंग में आपको PNP मिल जाती है, जिससे कि आपको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं एंड आपकी PR बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाती है। सो दोस्तों, वर्क परमिट में आने के बाद मैंने साथ साथ में ही ट्रकिंग का लाइसेंस बनाना शुरू कर दिया एंड फिर उसके बाद कोचिंग ली एंड सब कुछ थ्योरी क्लासेस हुई, रोड टेस्ट हुआ, वो सब कुछ करते करते एंड कोचिंग लेते लेते मुझे 3 मंथ्स हो गए थे। सो दोस्तों, अब मेरे पास जो थी वो 2 ऑप्शंस हो गई थी। एक तो मेरी जो पोजीशन थी वेयर हाउस में वो सुपरवाइज़र की थी, मैं उससे एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल लगा सकता था। दूसरे मेरे पास जो ट्रक का था लाइसेंस वो भी आ गया था। सो उससे अगर मुझे प्रोविंस चेंज करना पड़ता, इसीलिए मैंने ट्रक का लाइसेंस भी बना लिया था। सो मैं बिल्कुल रेडी था अपनी तरफ से। तो दोस्तों, ये सब करते करते ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया था मई जून मंथ्स के आसपास। सो वहीं पे ही मुझे पता चला कि एक प्रोग्राम आ रहा है Tier 2 PR, जो कि गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम निकालती रहती है स्टूडेंट्स को पक्का करने के लिए या फिर जो भी यहाँ पे टेम्पररी हैं उनको पक्का करने के लिए। वो आप सबका लक होता है कि वो आपको किसी भी टाइम मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब स्टडी कर रहा था तो वहाँ पे ही एक 75 पॉइंट का ड्रॉ आया था, जो कि कभी नहीं आया, बिकॉज जो पॉइंट रेंज चलती है वो चलती है 460 470 के अबव। कभी भी 470 से नीचे आपको पॉइंट सिस्टम नहीं देखने को मिलेंगे PR के लिए। सो दोस्तों, वो 75 का ड्रॉ आया था, उसने सबको ही चौंका दिया था, बिकॉज इतनी नीचे कभी भी किसी का ड्रॉ नहीं आता। सो दोस्तों, उसमें बहुत सारे लोगों की PR हुई थी। जिन लोगों के आइल्स में 4 बैंड भी थे उन लोगों की भी उसमें PR हो गई थी। उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हुआ था। मैंने सोचा था कि अब पता नहीं ऐसा कोई ड्रॉ आएगा कि नहीं आएगा। सो ऑलवेज़ हमको होप रखनी चाहिए कि ऐसा कुछ आ सकता है। अगर नहीं आता तो हमें ये भी होना चाहिए कि हाँ, हम बिल्कुल रेडी हैं प्रोविंस मूव करने के लिए, या हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं PR के लिए। दोस्तों, बीच में फिर मैं मूव होने की सोचने लग गया, बट तभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि एक प्रोग्राम आने वाला है Tier 2 PR, जिसके अंदर वो रिसेंटली ग्रेजुएटेड जो स्टूडेंट हैं वो पक्के हो सकते हैं। मतलब जिन लोगों ने अभी अभी कॉलेज पास आउट किया है वो लोग उसमें पक्के हो सकते हैं। सो ये जो अपॉर्चुनिटी थी, ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ी थी। सो दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को मैंने नहीं जाने दिया। सो जल्दी से मैंने अपने आइल्स का टेस्ट बुक किया एंड जब भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है सो बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है, सारी की सारी साइट्स जो हैं वो क्रैश हो जाती हैं। तो बाकी सब चीज़ें तो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट्स था आइल्स का, एंड उसमें उन्होंने मिनिमम जो रिक्वायरमेंट रखी थी वो रखी थी 5 बैंड्स की। सो वो आइल्स मेरे पास नहीं थी। अब जब मैं वो आइल्स का टेस्ट बुक करने की कोशिश करता था तो वहाँ पर पता नहीं कितने सारे लोग उस आइल्स को टेस्ट बुक करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज पहले किसी ने भी आइल्स नहीं की हुई थी। सो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन मैं उस आइल्स टेस्ट को बुक करने के लिए सुबह 2 बजे से लेकर एंड रात के 2 बजे तक बैठा रहा। मीन्स मैं 8-9 घंटे मैं वहाँ पे फ़ोन पे बैठा रहा एंड 8-9 घंटे बाद जाके मेरा जो आइल्स का टेस्ट था वो बुक हो गया। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई थी मुझको आइल्स का टेस्ट बुक करने में। आपको अब मेरा लक भी कह सकते हैं या मेरी मेहनत भी कह सकते हैं कि जो मेरा आइल्स का टेस्ट था वो बुक हो गया था। आइल्स का जो टेस्ट था वो बुक हुआ था जून के एंड में, मीन्स जून के 27-28 को, एंड जो ड्रॉ आना था वो आना था जुलाई 6 को। सो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे रेडी थे, आइल्स की टेस्ट भी मैंने बुक कर लिया था, लेकिन मेरे पास पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। जो मेरा टेस्ट बुक हुआ था वो भी मेरे 2 दिन बाद का बुक हुआ था। सो जितना भी मुझसे पढ़ा जाता था मैंने पढ़ लिया। ओवरऑल जो मेरे बैंड थे वो मेरे 6 बैंड आ गए थे। सो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। एंड फिर फाइनली जुलाई 6 को मैंने अपनी जो फ़ाइल थी वो लगा दी थी। लेकिन दोस्तों, फ़ाइल लगाना भी इतना ज़्यादा ईजी नहीं
नहीं रहा मेरे लिए, बिकॉज फाइल के जो कंडीशन थी वो भी गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा नैरो रखी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने सिर्फ 30,000 या आई थिंक 40,000 थे, उन्होंने इतने ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेने थे। जो भी करना था वो जल्दी से जल्दी करना था, बिकॉज वहाँ पे जो फाइल्स थी वो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने डालनी थी, एंड अगर आपका नंबर नहीं आता तो आप PR में रह जाते। सो इसीलिए मैंने बहुत जल्दी अपनी वो जो फाइल थी वो वहाँ पे अपलोड करी 6 जुलाई को, एंड दोस्तों मेरी जो फाइल थी वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई थी। तो दोस्तों उसके बाद मेरा जो सबसे बड़ी जो टेंशन थी PR की वो हट गई थी, बिकॉज मैंने अपनी फ़ाइल लगा दी थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे को डर था कि पता नहीं मेरी इसमें PR होगी या नहीं होगी, बिकॉज आपको पता है कि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। मुझे ये डर था कि क्या पता कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम ना आ जाए, या डॉक्यूमेंट्स में कोई जल्दी से मैंने गड़बड़ ना कर दी हो अपलोड करते हुए। सो बहुत सारे मन में डाउट थे। उसके बाद दोस्तों मैं वेट कर रहा था AOR का, जो कि एक्नॉलेजमेंट एक लेटर आना था इमिग्रेशन की ओर से, जिससे हमें पता चलता हमारी जो फाइल है वो बिल्कुल कंप्लीट है, एंड वो एक एजेंट ने खोल लिया है एंड वो उसको रिव्यू कर रहा है। September 2 को मेरा AOR आया, एंड उसके बाद September 23 को मेरे को पोर्टल रिक्वेस्ट आ गई। पोर्टल रिक्वेस्ट मीन्स मेरी सारी की सारी फाइल जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, सारी प्रोसेसिंग हो चुकी थी। इमिग्रेशन एजेंट को उसमें कोई भी ज़्यादा डाउट नहीं रह गया था। तो फिर उसके बाद पोर्टल रिक्वेस्ट आने के बाद क्या होता है, वो आपसे नाम नंबर वगैरह सब मांगते हैं, एंड वो आपसे आपकी एक डिजिटल फ़ोटो मांगते हैं जो आपको ऑनलाइन अपलोड करनी होती है। एंड फिर मैंने वो फ़ोटो अपलोड कर दी थी। उसके बाद विदिन 2 आवर्स मुझे COPR आ गई थी, कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। मीन्स सबसे पहले आपको एक पेपर मिल जाता है, उसमें लिखा होता है कि आप जो हैं वो आज से परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। सो दोस्तों उसके बाद मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं था, बिकॉज उस दिन मैं PR हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। एंड उसके ही 2 हफ्ते बाद मुझको मेरा PR कार्ड भी मिल गया था। सो दोस्तों ऐसे करके जो मेरी PR की जर्नी थी वो हुई थी पूरी की पूरी ख़त्म। एंड फिर मैं सितंबर में ही मैं PR हो गया था, एंड अक्टूबर के 10th 11th को आई थिंक मेरा PR कार्ड आ गया था। सो दोस्तों ये थी मेरी सारी की सारी जर्नी PR की। एट द एंड मैं आपके साथ 2-3 बातें शेयर करने वाला हूँ जो कि आपकी PR जर्नी में आपकी हेल्प करेंगी। सबसे पहले जब भी आपकी स्टडी कंप्लीट होती है तो कोशिश करें कि वर्क परमिट जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करें। वर्क परमिट कभी भी बॉर्डर पर लेने ना जाएं, बिकॉज उससे क्या होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा अपनी PR के ऑप्शन ढूंढने के लिए। दूसरी जो चीज़ है वो अपने PR के ऑप्शंस अच्छे से ढूंढें, एक्सप्लोर करें, कंपनीज़ में जाके पता करें कि आपके पास जॉब के कौन कौन से ऑप्शंस हैं। एंड पढ़ाई ख़त्म होते ही एजेंट से सलाह ज़रूर लें, इमिग्रेशन एजेंट के पास जाएं, उससे पूछें कि आपकी पढ़ाई करने के बाद एंड आपके जो वर्क एक्सपीरियंस है उससे आपका जो पॉइंट है वो कितना बनता है। उससे क्या होगा, आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपकी इस प्रोविंस में PR हो सकती है या आपको प्रोविंस छोड़ने की ज़रूरत है। एंड तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि अपनी जो IELTS है वो टाइम से कर रखें। अगर अचानक कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए या फिर टेम्प्रेरी वर्कर्स के लिए जिसके अंदर वो PR हो सकते हैं, सो उसके अंदर आप जल्दी से अपनी फ़ाइल लगाकर एंड PR हो सकते हैं। गाइस आई होप मेरी ये वीडियो आप सबके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर करने में आप सबकी मदद करेगी। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, जो भी यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं या किसी और कैटेगरी में यहाँ पे आ रहे हैं उनकी PR के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, सो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको जवाब ज़रूर दूंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। सो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।